हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक स्टैम्प्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में भी है फ्लैटरली के नाम से, तो ये दोनों जगह को कवर करेगा। और आज की जो क्लास है वो थ्योरी क्लास है, और थ्योरी में भी ये एक मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो क्यों कहते हैं इसको, कि ये छोटा सा टॉपिक है और इसमें कुछ खास पढ़ने को है भी नहीं, तो इसमें जितनी भी इसकी थ्योरी बन सकती थी इससे रिलेटेड वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। और इससे पहले एक एमसीक्यू बेस्ड वीडियो, यानी कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे एमटीएस पीए और पोस्टपोन एग्जाम में आए थे वो भी कवर किए थे। और इम्पोर्टेंट जितने भी एमसीक्यू टीम ने बनाए थे और जितने बन सकते थे उतनी कोशिश की गई थी, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। और इसके बाद ये है थ्योरी वीडियो। आज इस थ्योरी में भी देखते हैं कि थ्योरी में सबसे पहले जानते हैं स्मारक स्टैम्प के बारे में, जिसे इंग्लिश में कमेमोरेटिव स्टैम्प्स भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्मारक स्टैम्प्स में, स्मारक नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई महत्वपूर्ण घटना या कोई प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि कोई स्पेशल पर्सनैलिटी हो किसी इंसान की, उसके ऊपर, या प्रकृति के पहलू यानी कि नेचर से संबंधित कोई ऐसी घटना हो, या कोई सुंदर या दुर्लभ, दुर्लभ मीन्स, सुंदर मीन्स अच्छी हो, दुर्लभ मीन्स जो रेयर हो, मतलब जिसका होना बहुत कम चांसेस हो, यानी कि वो किसी स्पेशल जगह पर मिले, ऐसी वनस्पति या जीव, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, एनवायरनमेंट से संबंधित कोई मुद्दा हो, या कृषि गतिविधि यानी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो, या नेशनल इंटरनेशनल अगर कोई इशू हो, या खेल से संबंधित स्मरण में जारी किए जाते हैं। यानी कि ये स्टैम्प्स कैसे हैं, ये ऐसे स्टैम्प्स हैं, ये या तो इम्पोर्टेंट जो घटना है या कोई किसी विशेष व्यक्ति के नाम से छपेंगे स्टैम्प्स, या प्रकृति के जो पहलू हैं, नेचर के जो पहलू हैं उनसे संबंधित, या कोई रेयर या कोई स्पेशल कोई वनस्पति मिल जाए या जीव मिल जाए, या कोई पर्यावरण का कोई मुद्दा मिल जाए स्पेशल, या कल्चर से, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई गतिविधि मिल जाए, या इंटरनेशनल या नेशनल अगर कोई मुद्दा हो, या खेल से संबंधित, यानी कि इनके स्मरण में ये स्टैम्प्स जारी किए जाते हैं। इसका नाम भी स्मारक है और इसके काम भी स्मारक ही है। स्मारक स्टैम्प्स कहाँ पर मिलती हैं, ये प्रश्न आप पूछा भी गया था लास्ट ईयर में और हमने कवर भी किया था। यह टिकट केवल टिकट संग्रहण यानी कि फिलैटेलिक कार्यालय और उनके काउंटरों पर, या फिर कहाँ पर मिल सकती है, टिकट संग्रहण फिलैटेलिक जमा खाता योजना, जिसे PDA भी कहते हैं, फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट के तहत ये स्मारक मिल सकती हैं, ये स्टैम्प्स मिल सकती हैं। स्मारक स्टैम्प्स को खरीदने के लिए या तो फिलैटेली के ऑफिस जाना पड़ेगा, या उनके जो काउंटर है स्पेशल वहाँ जा सकते हैं अपन, या फिर PDA फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट खुलवा करके इस स्टैम्प्स को ले सकते हैं। लेकिन ये स्टैम्प्स का जो काउंटर होता है डेली बेस में अपन लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये मिलते नहीं है, क्योंकि इन्हें सीमित मात्रा में ही इन्हें प्रिंट करवाया जाता है, और ये स्पेशल ओकेज़न के लिए है, और ये स्पेशल जगह से ही इन्हें मिलता है। ऐसी घटना जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो, यानी कि कोई ऐसी घटना हो जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि उसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर स्मारक या विशेष डाक टिकट जारी करके मनाया जाना चाहिए, जिसके लिए वार्षिक मुद्दे कार्यक्रम में एक स्टैम्प्स को समायोजित नहीं किया जाता है। उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए स्मारक स्टैम्प्स की जगह पर स्पेशल कवर जारी करते हैं। विभाग के द्वारा एक स्पेशल कवर जारी किया जाता है जो घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं या जो नेशनल लेवल की घटनाएं नहीं होती हैं, उनके लिए एक विशेष कवर जारी किया जाता है। और ऐसे विशेष कवरों को, जो विशेष कवर होते हैं, उनको उन्हीं डाकघरों से, यानी कि ऐसे चुने हुए डाकघरों से विशेष रद्दीकरण द्वारा रद्द भी किया जा सकता है, यानी कि इनको कैंसिल भी करवाया जा सकता है। आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद, यानी कि जो निश्चित शुल्क होता है उसके भुगतान के बाद, अगर निजी कंपनियों जो कि चाहती हैं कि इस तरीके के कवर उनके लिए जारी किए जाएं, तो उनको पेमेंट करना होता है। उनके कहने पर, निजी कंपनियों के कहने पर विशेष कवर जारी तो किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पेमेंट करना होता है। और इन कवरों पर न्यूनतम अंतर्देशीय पत्र मेल, अंतर्देशीय पत्र मेल से मतलब इनलैंड लेटर जो होती हैं, उनकी जो रेट होती है, उनके जो
चार्जेस होते हैं, उन्हीं पर इन विशेष खबरों को जो न्यूनतम टिकटों का होना आवश्यक भी होता है। यानी कि उनकी जो रेट्स हैं, इनकी जो रेट्स होती हैं, ऑनलाइन लेटर पोस्ट की जो रेट्स होती हैं, जो भी इनके चार्जेस होते हैं, कम से कम उतनी न्यूनतम टिकटों का होना इस पर आवश्यक होता है। नेक्स्ट जानते हैं कि स्टैम्प्स कैसे खरीदें और दूसरे प्रकार की स्टैम्प्स कौन सी थी। दूसरे प्रकार की स्टैम्प्स थी नियमित स्टैम्प्स। नियमित स्टैम्प्स में डेफिनेटिव स्टैम्प्स, और ये सभी जो काउंटर होते हैं इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक सब ऑफिस, हर एक ब्रांच ऑफिस, हर एक हेड ऑफिस में जहां हम लोग इसे भुगतान के लिए यूज़ करते हैं, पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं पोस्टेज को, जो कि उन लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलती है, उन्हें डेफिनेटिव या नियमित स्टैम्प्स कहते हैं। और इन स्टैम्प्स को कहाँ से खरीद सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया था, जैसे ई पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। और एक और जगह कौन सी है कि अगर हमें इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में एक सब सेक्शन है स्टैम्प्स के नाम से, और उस स्टैम्प्स के सेक्शन में जा कर के एक वहाँ पर एक लिंक दी हुई है बाई स्टैम्प्स, वहाँ से भी हम इसे खरीद सकते हैं। बेसिकली इसे दो जगह से खरीदा जा सकता है, एक तो ई पोस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ से भी खरीद सकते हैं, और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर एक लिंक है बाई स्टैम्प्स के नाम से, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ये प्रश्न भी लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा भी गया था। कोई भी इस पोर्टल पर जा सकता है और पोर्टल पर सूचीबद्ध यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से डाक टिकट संग्रहण उत्पादों जैसे कि CPS, FDI, ब्रोशर, सहायक यानी कि फिलेटली से संबंधित जितनी भी वहाँ पर सामग्रियाँ हैं उनको कोई भी विश्व भर से कोई व्यक्ति इनको खरीद सकता है। नेक्स्ट है कि माई स्टैम्प्स क्या है, तो माई स्टैम्प्स भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट के डाक टिकटों के निजी पत्रों की ब्रांड का नाम है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनके लिए कोई निजी स्पेशल उनके लिए कोई सीट बनाई जाए, तो उस ब्रांड को या उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसका एक जो नाम है, उस प्रोसेस का नाम है, वो है माई स्टैम्प्स। ये क्या है, एक निजी पत्रकों की ब्रांड नेम है, ये एक ब्रांड का नेम है माई स्टैम्प। यह निजीकरण ग्राहकों की तस्वीरों और संस्थानों के प्रतीक चिन्हों या कलाकृतियों की छवियों, विरासत भवनों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन, अन्य जानवरों और पक्षियों आदि की एक छोटी छवि मुद्रित करके डाक टिकटों वाले एक चयनित टेम्पलेट सीट पर प्राप्त किया जाता है। बेसिकली इसे कोई भी व्यक्ति ऑर्डर कर सकता है, और ऑर्डर करने के लिए मिनिमम ऑर्डर कितने देने होते हैं, तो 5000 ऑर्डर्स उनको देने होते हैं। और 5000 के बाद में अगर कोई ज़्यादा अगर उससे प्रिंट करवाना चाहता है तो ये भी 5000 के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5000। फिर उसके बाद में 5000 × 2 यानी कि मल्टीपल का मीन्स गुणा करने पर। ऐसा नहीं है कि कोई 7000 का ऑर्डर दे और उनके लिए 7000 माई स्टैम्प्स के सीट्स प्रिंट कर दी जाए, ऐसा नहीं होता है। यानी कि 5000 का मल्टीपल हो गया 5000 के बाद में प्लस 5000 मीन्स 10000, फिर 15000, फिर 20000, इसे कहते हैं मल्टीपल। तो इस मल्टीपल में ही उनके लिए जो सीट्स हैं वो उनको दी जाती हैं, और मिनिमम ऑर्डर होता है 5000 का, 5000 का। कोई भी व्यक्ति निजीकरण के जो ग्राहक है यानी कि जो निजी व्यक्ति है वो भी अपने इन सीट्स के लिए ऑर्डर कर सकता है। वो या तो अपनी किसी संस्थान की तस्वीर कर सकता है, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो चाहते हैं तो उसकी छवि को प्रिंट कर करके डाक टिकट की एक टैबलेट शीट के रूप में इसे ले सकते हैं। और इंडिया में पहली बार माई स्टैम्प्स को विश्व फिलाटेलिक प्रदर्शनी जो कि इंडिपेक्स 2011 के नाम से जानी जाती है, इस दौरान इसे जारी किया गया था। और यह योजना पर्यटक स्थलों पर स्थित चयनित फिलाटेलिक ब्यूरो और काउंटरों, महत्वपूर्ण डाकघरों और डाकघरों में उपलब्ध है। यानी कि ये कहाँ पर मिलेगी, ये तो फिलाटेलिक ब्यूरो में मिल सकती है, और उनके जो काउंटर हैं और ये स्पेशल पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये हमें सुविधा मिल सकती है माई स्टैम्प्स को प्रिंट करवाने के लिए। नेक्स्ट जानते हैं डाक टिकट संग्राहक जमा खाता यानी कि फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो भारत में सभी जो डाक टिकट संग्रह कार्यालय में 1 अगस्त 1965 से घरेलू डाक टिकट संग्राहक जमा खाता यानी कि PDA की शुरुआत की गई। तो ये प्रश्न में पूछा गया था कि PDA की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1965 में। तो इनका लाभ जो भी उठाना चाहते हैं उन्हें स्मरणीय या विशेष रूप से जारी टिकटों की आपूर्ति की जाती है, और जारी होने के पहले दिन मीन्स फर्स्ट डे कवर, FDC का फुल फॉर्म फर्स्ट डे कवर होता है।
तो उनको पहले दिन एफडीसी, सूचना पत्रक और नई डाक स्टेशनरी की आपूर्ति होती है। और घरेलू डाक टिकट संग्राहक, खाता धारक अन्य डाक टिकट संग्रह कार्यालय और डाकघरों जहां उनका खाता है द्वारा जारी की गई डाक टिकट संबंधी वस्तुएं भी ब्यूरो से मांग कर प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि अगर पीडीए किसी ने अकाउंट खुलवा रखा है, फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट किसी ने खुलवा रखा है, तो उनके लिए जो भी डाक टिकट पोस्ट ऑफिस जारी करता है तो उनके लिए उनके लिए स्वतः ही भेजे जाते हैं। उनके लिए या तो वो मांग कर सकते हैं या फिर स्पेशली उनके लिए तो ऑर्डर पहले से ही प्लेस रहता है कि अगर किसी का पीडीए अकाउंट है तो उनके लिए ये जाना ही जाना है, उनके लिए ऑटोमेटिक रूप से पोस्ट ऑफिस भेजता ही है। तो डाक टिकट संग्राहक पटल सभी प्रमुख डाकघरों में चल रहे हैं। डाक टिकट संग्राहक पटल सभी प्रमुख डाकघरों में चल रहे हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर ये चल ही रहे हैं। कार्यालयों में डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के अलावा डाक टिकट संग्राहक पटल भी डाक टिकट संग्राहक जमा खाता खोलने के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि कार्यालयों में जो डाक टिकट संग्राहक के जो ब्यूरो हैं, फिलैटेलिक के जो डिपॉजिट के जो ब्यूरो हैं, फिलैटेलिक्स ब्यूरो किसे कहते हैं, उनके अलावा जो काउंटर्स हैं वहाँ पर भी पीडी अकाउंट खोला जाता है। साथ ही उस पटल के मुख्य ब्यूरो द्वारा की जाने वाली सामग्री की भी आपूर्ति करेगा, जिससे ग्राहकों को पंजीकरण पटल से बुक करने का विकल्प प्राप्त होता है। ये फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए। तो डाक टिकट संग्राहक जमा खाता कैसे खोलें, इसे कैसे खोल सकते हैं? यदि कोई डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के साथ डाक टिकट संग्रह जमा खाता संचालन करना चाहता है तो निर्धारित प्रारूप में, यानी कि एक फिक्स इसका एक फॉर्मेट होता है, वहाँ पर ये एप्लीकेशन भेजते हैं और वो एप्लीकेशन को भेजने के बाद में कहाँ पर भेजी जाती है, ये डाक टिकट के जो संग्राहक ब्यूरो है वहाँ पर इसे भेजा जाता है और देन उनका खाता खुल जाता है। और मिनिमम 200 रुपये से खाता ये खोला जाता है, 200 रुपये से ये खाता खोला जाता है। सेवा की शर्तें क्या है? तो न्यूनतम जमा राशि कितनी है? 200 रुपये। कैसे भेज सकते हैं? नगद, मनी ऑर्डर या फिर चेक या ड्राफ्ट, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं 200 रुपये का, और उनके जो अकाउंट है वो खोला जा सकता है। ग्राहकों को प्रेषण के साथ डाक टिकट संग्राहक वस्तुओं के प्रकार और मात्रा स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए जो वे नए स्टैम्प्स के प्रत्येक अंक के साथ खरीदना चाहते हैं। यानी कि स्पेशली ये कि उनको अगर कोई ऑर्डर करना है तो कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में चाहिए ये स्पष्ट रूप से उनको लिखना चाहिए। इसमें ये तो स्पष्ट ही है। आवेदन पत्र में इंगित वस्तुएं बिना ग्राहक के द्वारा कहे स्वतः ग्राहक को प्रेषित कर दिए जाएंगे। यानी कि उन्हें एप्लीकेशन के बाद में फिर उन्हें द्वारा कहने की जरूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिक रूप से उनकी जो सामग्री है वो उन्हें सेंड कर दी जाती रहती है। प्रेषण का तरीका क्या है और डाक टिकट संग्रहण संबंधी वस्तुओं के प्रेषण के लिए शुल्क क्या है? यदि ग्राहक की कोई विशेष इच्छा नहीं है कि वस्तुएं बीमाकृत पोस्ट द्वारा उसे भेजी जाए तो वस्तुएं पंजीकृत डाक द्वारा डाक सेवा से मुक्त भेजी जाती हैं। बेसिकली ये है कि अगर ग्राहक उनकी डिमांड नहीं करे किसी सामग्री की, तो जो ऑटोमेटिक रूप से जो प्रिंट की हुई जो फिलैटेलिक सामग्री है उनको भेजते हैं, तो उनको बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट करके भेजा जाता है उनकी जो भी सामग्री होती है। अगर ग्राहक चाहता है कि उनकी इंश्योर्ड रूप से भेजी जाए तो उनके लिए उसको चार्ज देना होगा। बाकी जब रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो ये किसी भी चार्जेस उनसे नहीं लिए जाते, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, ये चार्जेस नहीं लगते हैं उन पर। डाक टिकट संग्राहक जमा खाता धारक डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के पटल पर फोन करके भी प्रत्येक अंक के जारी होने के बाद ये वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। बेसिकली ये कि उनको कॉल की सुविधा दी गई है कि आप वहाँ कॉल कर सकते हो और देन उसके बाद में अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और एक प्रमोशन से संबंधित, यानी कि स्टैम्प्स के प्रमोशन से संबंधित एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसे दीन दयाल स्पर्श योजना के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे शॉर्ट में कहे तो DDSYV कहते हैं, दीन दयाल स्पर्श योजना। तो ये क्या है? तो ये जो लोग शौक रखते हैं टिकटों का कलेक्शन करने का या उन पर रिसर्च करने का, तो उनके बढ़ावे के लिए एक स्कॉलरशिप है ये। तो नेक्स्ट जानते हैं कि स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से कार्य करती है। तो फिलैटली डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन है। फिलैटली क्या है? डाक टिकटों का कलेक्शन हो गया और उनकी स्टडी हो गया, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो यह टिकटों और अन्य संबंधित फिलैटेलिक उत्पादों के संग्रह, अभिमूल्यन और अनुसंधान गतिविधियों पर भी जोर देता है। यहाँ तक ये प्रश्न पूछा गया था कि फिलैटेली क्या है। तो फिलैटेली क्या था कि ये डाक टिकटों का कलेक्शन हो गया, स्टडी हो गई और उनसे संबंधित जो भी उत्पादों के संग्रह हैं, कलेक्शन है या उनकी रिसर्च एक्टिविटी है, इन पर भी जोर देता है। टिकटों को इकट्ठा करने के शौक के
विषयगत क्षेत्रों में संबंधित उत्पादों या टिकटों का रखरखाव, खोज, स्थापन, अधिग्रहण, आयोजन, सूचीकरण, प्रदर्शन और भंडारण भी इसमें शामिल है। तो ये जो लोग शौक रखते हैं या जिन लोगों को उस समय का, जैसे किसी को डाक टिकट चाहिए 1900 उसका चाहिए, 1900 ईस्वी का चाहिए, तो 1900 ईस्वी यानी कि अगर किसी को पास्ट का चाहिए तो उन पर जो स्टैम्प्स होती हैं उन पर कुछ ऐसी कलाकृतियाँ या उन पर ऐसी कुछ इमेज भी छापी जाती थी उनसे हम लोग ये सामाजिक स्थिति है या उस समय की जो आर्थिक स्थिति है या राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में भी हम लोग जान सकते थे। कुछ ऐसे भी स्टैम्प्स जारी किए जाते थे। तो लोग इसलिए भी कलेक्शन करते हैं कि उस समय को हम लोग किस तरीके से वो लोग जीते थे, इस चीज़ को हम लोग अब आज की स्थिति में उनको जान सकें या सीख सकें, इसके लिए भी लोग इनका कलेक्शन भी करते हैं। तो संग्रहण करना क्या है? संग्रहण करना एक आरामदायक गतिविधि हो सकती है जो जीवन के तनाव को प्रवाहित करती है, साथ ही एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य प्रदान करती है जिससे बोरियत दूर होती है। शौक समान रुचियों वाले लोगों यानी कि जो लोग एक जैसे शौक रखते हैं उनको भी जोड़ने का काम करती है। बेसिकली कलेक्शन में यही रहता है। तो डाक टिकट संग्रहण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयासों को मजबूत करने के लिए पोस्ट ऑफिस क्या करता है, 6 to 9 यानी कि जो क्लास 6 से 9 तक के बच्चे होते हैं उनके लिए प्रोत्साहन के लिए एक छात्रवृत्ति शुरू की है जिसका नाम क्या है, दीनदयाल स्पर्श योजना। तो दीनदयाल स्पर्श योजना उन लोगों के लिए है जो 6 to 9 में पढ़ रहे हैं। तो ये भी स्कॉलरशिप प्रदान करता है। तो इसमें क्या है कि छात्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है कि कम उम्र के बच्चों के बीच एक स्थायी तरीके से टिकट संग्रहण का प्रचार करना जिससे शैक्षणिक पाठ्यक्रम को मजबूत और पूर्ण बनाया जा सके। साथ ही यदि इसे एक शौक की तरह अपनाया जाए तो बच्चों में स्ट्रेस को भी कम करने में ये हेल्पफुल रहता है। अब योजना के बारे में जानते हैं, योजना क्या है। तो योजना में 920 छात्रवृत्तियां प्रदान करना है। मतलब फिलटेली को एक शौक के रूप में जारी रखने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विद्यार्थियों को 920 छात्रवृत्तियां प्रदान करना है। इस योजना का मकसद क्या है, ये है। तो अगर कोई स्टूडेंट 6th क्लास में या 7th में या 8th में 9th में तो वो इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हर एक क्लास से 10-10 बच्चे लिए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 10 into 4 यानी कि टोटल 40 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्तियाँ या स्कॉलरशिप्स प्रदान की जाती हैं। और स्कॉलरशिप कितनी प्रदान की जाती है, 500 रुपये पर मंथ या 6000 रुपये सालाना। यानी कि 500 रुपये पर मंथ का मीन्स 12 महीने में उनको टोटल कितने हो जाएंगे, 6000 रुपये। और ये जो उनकी पेमेंट है यानी कि स्कॉलरशिप की पेमेंट है वो कैसे दी जाती है, तो छात्रवृत्ति की राशि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 9 के नियमित विद्यार्थियों को तिमाही आधार पर वितरित की जाती है। यानी कि उनको हर 3 महीने बाद उनको पेमेंट दिया जाता है। हर 3 महीने बाद कितना पेमेंट दिया जाएगा, 1500 रुपये पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, छात्रवृत्ति के लिए चयन 1 वर्ष के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है कि एक बार में अगर कोई स्टूडेंट 6th क्लास में उसका चयन कर लिया गया तो ये नहीं है कि वो 7th क्लास में पहुंच गया तो उसका चयन ही रहेगा। उसको नेक्स्ट फिर से एग्जाम देना होगा, फिर से एप्लीकेशन भरनी होगी, बशर्ते कि वो सभी अन्य जो भी मापदंड है वो पूरे करता हो। यानी कि कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है, अगर वो 10th में पहुंच गया तो मापदंड यानी कि पैरामीटर्स को पूरा नहीं करेगा क्योंकि ये स्कॉलरशिप ही 6 to 9 के लिए थी। तो यानी कि जो लोग इन मापदंडों को पूरा करते हैं, मानदंडों को पूरा करते हैं, वो ही लोग इनमें एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशित विद्यालय को प्रतिष्ठित फिलटेली विदों में से चयनित एक फिलटेली परामर्शदाता दिया जाता है। फिलटेली परामर्शदाता विद्यालय स्तर पर फिलटेली क्लब स्थापित करने में युवा और फिलटेली के इच्छुक विद्यार्थियों को इस शौक को आगे बढ़ाने और उनके फिलटेली संबंधित प्रोजेक्ट में सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, पात्रता के लिए शर्त क्या है, तो पात्रता के लिए शर्त यह है कि उम्मीदवार भारत में मान्यता प्राप्त विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए। यानी कि जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जो कि इंडिया से प्राप्त कोई स्कूल है वहाँ से स्टूडेंट होना चाहिए। बेसिकली इंडियन सिटीजन इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। संबंधित विद्यालय का फिलटेली क्लब में शामिल होना चाहिए। यानी कि जो स्कूल है वो फिलटेली क्लब में शामिल होना चाहिए और उम्मीदवार उस क्लब का सदस्य भी होना चाहिए। यदि विद्यालय में फिलटेली क्लब नहीं है तो उस विद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिसको अपना फिलटेली जमा खाता है के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। यानी किसी स्कूल का नाम फिलटेली क्लब में नहीं है और उसके स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिले तो वो अपना पीडीए अकाउंट खुलवा सकते हैं, फिलटेली डिपोजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं और देन उनके नाम पर जो विचार किया जा सकता है कि वो लोग इसके लिए उम्मीदवार भी हो सकते हैं। उम्मीदवार का
शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो उनका स्कूल का रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। छात्रवृत्ति देने के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उम्मीदवार के विगत अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए या उससे संबंधित कोई ग्रेड पॉइंट है तो वो होने चाहिए। और जो SC और ST के स्टूडेंट है उनके लिए 5% की स्पेशल छूट दी गई है, यानी कि उनके जो लास्ट ईयर में जो मार्क्स हैं वो कम से कम 55% होने ही चाहिए। नेक्स्ट, चयन प्रक्रिया क्या है? तो दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत चयन फिलेटली संबंधी प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन अथवा परिमंडल द्वारा आयोजित फिलेटली क्विज के प्रदर्शन पर किया जाता है। परिमंडल स्तर पर क्या किया जाता है? तो उस पर गठित समिति जिसमें डाक अधिकारी और प्रतिष्ठित फिलेटली परिमंडल स्तर पर जो गठित समिति होती है उसमें पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो होते हैं और कुछ फेमस फिलेटलीविद भी होते हैं और उसके द्वारा उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए फिलेटली संबंधी प्रोजेक्ट का ये लोग मूल्यांकन करते हैं। विषयों की सूची जिन पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है अधिसूचना जारी करते समय सर्किलों द्वारा प्रदान की जाएगी, यानी कि इसकी जो सूचना है कि किस सब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट बनना है तो उससे संबंधित जो सूचना है वो सर्किल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। छात्रवृत्ति है उसका वितरण किस तरीके से किया जाता है, यानी भुगतान किस तरीके से किया जाता है? तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं उनको IPB अथवा पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है डाकघर बचत बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा वाली शाखा में अपने अभिभावकों के साथ एक संयुक्त खाता खुलवाना होगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी होती है, तो वो लोग जॉइंट अकाउंट के माध्यम से अपने पेरेंट्स के साथ में खाता खुलवा करके अपनी स्कॉलरशिप वो ले सकते हैं। प्रत्येक डाक सर्कल छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को चयन करेगा और छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु IPB या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट को लाभार्थियों की जो सूची है वो सौंपेंगे। प्रत्येक सर्कल से सूची प्राप्त होने पर IPB या POSB यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को तिमाही आधार पर यानी कि प्रत्येक तिमाही में 1500 रुपये छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है या नहीं। और अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऐसे व्यक्ति जिनके जीवित रहते हुए स्टाम्प जारी किए गए थे: सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, राजीव गांधी, BB गिरी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर DK कर्वे। और इसी नोट पर करता हूँ मैं वीडियो को एंड। धन्यवाद।